और सबसे मेन बात, आपकी जो मोटिवेशन है ना, वो व्यूज भी नहीं होती, वो जो कमेंट्स होती है ना, राइट उसमें जो लिखा होता है, सर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, राइट आई एम फ्रॉम नेपाल, कि हमें आपकी वीडियोस काफी पसंद है। अभी क्या हुआ, युद्ध चल रहा था जब इंडिया पाकिस्तान का, तो मैंने डाली वीडियो वगैरह, ओके तो पाकिस्तान के एक बच्चे ने कमेंट किया, सर युद्ध हो रहा है, आप ना पाकिस्तान आ जाओ, हमें आपकी नीड ज्यादा है। ओके तो ये जो लोगों ने बोलते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, तो ये बहुत ज्यादा होता है हमारे लिए मोटिवेटेड, और यही हमको लगता है मोटिवेटेड, और हम इसी के थ्रू वीडियोस आगे बनाते हैं। Hi everyone, my name is Tripti and today we have with us प्रथम भैया। उनके YouTube चैनल पे अभी रिसेंटली 100 के सब्सक्राइबर क्रॉस हुए हैं, द इकोनॉमिक्स एडिक्ट द प्रथम सिंह। सो आई एड्रेस हिम एज भैया क्योंकि मैं उनके साथ 11th क्लास से इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ। सो हेलो भैया, हाउ आर यू? हेलो तृप्ति, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ। ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन ऑफ यू कि आपने 12th के बाद आपके कितने मार्क्स आए, आपने 12th में कैसे डिसाइड करा कि आपको इकोनॉमिक्स का टीचर बनना है, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट के पास एक फिक्स नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं कि या तो एमबीए कर लो, सीए कर लो, लेकिन यस, टीचिंग थोड़ा ऐसे डिफरेंट हो जाता है। तो हाउ डिड यू डिसाइड टू बिकम अ इकोनॉमिक्स टीचर? एक्चुअली 12th क्लास में जब मैं पढ़ रहा था, तो इकोनॉमिक्स मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ओके हमारे स्कूल के जो टीचर थे काफ़ी अच्छे थे, और काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, तो उनको देखते हुए मुझे इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आया। बट ये नहीं था कि मुझे इकोनॉमिक्स का टीचर बनना है। ओके वो तो बाद में मुझे प्लेटफॉर्म मिला, मैं टीचर बना। बट हाँ, इकोनॉमिक्स काफ़ी मुझे अच्छी लगती थी। 12th क्लास में मेरे ओवरऑल 85% मार्क्स आए थे। इकोनॉमिक्स में मेरे 93 मार्क्स थे, ओके और 2015 में मैंने अपनी 12th पास आउट की थी। और उस टाइम के जो पेपर्स थे वो काफ़ी टफ भी आए थे। ओके मैथमेटिक्स का काफ़ी टफ आया था उस टाइम का पेपर, बट फिर भी मैथ में ठीक नंबर थे, अकाउंट्स में अच्छे नंबर थे, इकोनॉमिक्स में सबसे अच्छे मार्क्स थे 93। फिर मैंने इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आया, और अब आपने पूछा आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ाना शुरू कैसे किया, राइट या फिर क्या आपके मन में आया इकोनॉमिक्स पढ़ाने की। तो ऐसा कुछ था नहीं, बट इकोनॉमिक्स मुझे अच्छी लगती थी। तो मेरे पास एक इंक्वायरी आई थी कि मेरी इकोनॉमिक्स में कंपार्टमेंट है, और क्या आप, मतलब एक स्टूडेंट की आई थी, क्या आप मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे। अब इकोनॉमिक्स तो मुझे अच्छा लगता था, तो हाँ, फिर मैंने उनको हाँ बोला, और मैंने 2 महीने में उनको पूरी 12th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ाई, कंपार्टमेंट पढ़ाई, और उनके बोर्ड में 100 में से 87 मार्क्स आए थे। ओके, दैट्स ग्रेट। उस टाइम पे पूरा पेपर 100 नंबर का होता था, ओके 20 नंबर के प्रैक्टिकल नहीं होते थे। तो उनके 100 में से 87 मार्क्स आए थे। फिर उसी के बाद मैंने इकोनॉमिक्स के 1-2 होम क्वेश्चन और पढ़ाए, ओके और फिर मुझे ऐसे कर करके एक दिन, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ अभी एक्सपर्ट कोचिंग में, वहाँ पे मुझे एक मौका मिला इकोनॉमिक्स पढ़ाने का, और वहाँ मैंने इकोनॉमिक्स को पढ़ाना शुरू किया। ओके। सो जब मैं भैया के साथ पढ़ने लगी थी, आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड, तो शायद वो आपका सेकंड बैच था। हाँ, वो मेरा सेकंड बैच था। हाँ, तो मतलब जब हम टीचिंग के प्रोफेशन में आते हैं या फिर फॉर दैट मैटर किसी भी प्रोफेशन में आते हैं, तो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन बिफोर इट। आपको एग्जैक्टली, नोट्स बनाने पड़े होंगे, आपको 11th 12th का कोर्स फिर से रीड करना पड़ा होगा, एग्जैक्टली, एंड देयर इज अ पर्टिकुलर सिस्टम कि हम क्लास में कैसे डिलीवरी करने वाले हैं। बिल्कुल। तो इन द इनिशियल फेज, हाउ व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस एंड हाउ डिड यू इंश्योर कि आप बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करो? प्रॉब्लम्स तो आई थी काफ़ी, बिकॉज मेरी उस टाइम एज कितनी होगी, लगभग मैं 20 साल के आसपास का होऊंगा, और मैंने तभी से इकोनॉमिक्स को पढ़ाना शुरू कर दिया था। ओके। सो जब मेरा बैच था, सॉरी टू इंटरप्ट, तो हम्म, आप 20 ईयर्स के थे? हाँ, मैं 20 या 21 साल के आसपास का ओके था। ओके। हाँ, तो मैं 20-21 साल के आसपास का था, ग्रेजुएशन मेरी हो चुकी थी, और मैं उस टाइम पर अपनी मास्टर्स कर रहा था इकोनॉमिक्स में। ओके तो फिर अब आपने बोला प्रिपरेशन, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था, क्योंकि मेरे पास उस समय कोई प्रॉपर वो नहीं था मटेरियल। देखो आज के टाइम पे क्या है, एआई है लोगों के पास, बहुत सारी हेल्प वहाँ से मिल जाती है नोट्स बनाने में, यूट्यूब है। उस टाइम पे यूट्यूब भी काफ़ी कम चलता था, एआई भी नहीं था, तो अपने आप ही नोट्स को प्रिपेयर करने पड़ते थे। 11th के नोट्स, प्लस हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, दोनों के। फिर 12th के भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, और उस टाइम पे ना मेरे सारे बैच चल रहे थे, मतलब 11th भी, 12th भी, बीकॉम फर्स्ट ईयर भी, सेकंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी, और सबके नोट्स बनाना इंग्लिश में भी हिंदी में भी। राइट। तो मुझे काफ़ी टाइम लगता था, इवन रात को मैं 2-2 बजे, 3-3 बजे सोता था। मेरे पास खुद का लैपटॉप नहीं था उस टाइम पे, तो कोचिंग में
हमारे सिस्टम था, तो मैं कोचिंग में सिस्टम पे 2-3 बजे बैठ के वहाँ पे नोट्स बनाता था और सिंगल सिंगल पेज 2-2 पेज बना के मैं बच्चों को देता था। तो 1 साल शुरुआत का मैंने ऐसे किया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर तक नोट्स हमारे अच्छे से बन गए और प्रिपरेशन देखो करनी ही पड़ती है। मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था ऐसे बड़े बैच को। होम ट्यूशन में क्या था, 1 बच्चा पढ़ाया, 2 बच्चा पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बड़े 100-150 बच्चों के बैच को पढ़ाना तो एक डर भी लगता है। तो प्रिपरेशन थोड़ी घर से मैं करके आता था कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या बोलना है। बाकी देखो प्रिपरेशन ना टीचर को करनी ही चाहिए, आप ऐसे ही आके नहीं पढ़ाना चाहिए। प्रिपरेशन करके आएंगे तो आपको एक फ्लो रहेगा और आप ना उस चीज को काफी अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। तो बस तो जैसे जो एजुकेशनल वीडियोस होती हैं वो बहुत ही मोनोटोनस हो जाती हैं, बच्चे का देखने का मन नहीं करता। तो जितनी भी मैंने आपकी वीडियोस देखी थी बीकॉम में भी, आपके वीडियोस में एक फन एलिमेंट होता था, और जो ऑफलाइन कोचिंग होती थी उसमें भी यू वुड बी एडिंग सम सॉर्ट ऑफ जोक्स एंड समथिंग टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग। तो आप ये क्या पहले से प्री प्लान करते थे या ऑन द स्पॉट ऐसे आता है? ये प्री प्लान नहीं होता पहले से, ये ऑन द स्पॉट आता है। लेकिन ये मैंने सीखा था कुछ टीचर्स से, क्योंकि मैंने भी ऑब्वियसली बात है पढ़ाई करी है टीचर से। तो जिनसे मैं पढ़ता था तो मैं देखता था कि यार वो पढ़ाते समय जो है ना वो भी कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं। और जब मेरे माइंड में आ गया था मुझे टीचर बनना है, तो जब आपको टीचर बनना होता है ना तो आप केवल क्लास में पढ़ते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे माइंड में है कि मेरे को भी एक टीचर बनना है। तो मैं अब केवल कंसेप्ट नहीं सीखूंगा, मैं कंसेप्ट के अलावा वो हर चीज सीखूंगा जो वो टीचर कर रहा है, जो टीचर के अंदर होना चाहिए। हाँ, वो कैसे क्लास में बच्चों को जो है बांध रहे हैं, कैसे जोक्स क्रैक कर रहे हैं, कंसेप्ट कैसे बता रहे हैं और इवन कौन कौन से एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये जब मैंने उन लोगों से सीखा तभी जाके ये चीज मेरे अंदर भी आई कि मुझे केवल पढ़ाना नहीं है, मुझे बच्चों को बांध के रखना है, थोड़ा जोक्स क्रैक करने हैं और थोड़ा क्लास को एक इंटरेक्टिव वे में लाना है। ओके, सो मतलब आपने बताया कि व्हेन यू वर 20 इयर्स तो आपने स्टार्ट कर दिया था। Exactly. तो जब आप सिर्फ टीचिंग में ही थे फुली फ्लेजेड, या फिर आप कोई अपना भी कोर्स जैसे ग्रेजुएशन वगैरह परस्यू कर रहे थे? एक्चुअली मैं बताऊं, बैचेस को जैसे मैं बताया 100-150 बच्चों का बैच, वो तो मैंने 20 साल से पढ़ाना शुरू करा था। बट उससे पहले मैं ऑलरेडी टीचिंग करता था, होम ट्यूशन देना। मैं 9-10 के बच्चों को मैंने मैथ्स के होम ट्यूशन दिए है, मैंने इकोनॉमिक्स के होम ट्यूशन दिए है। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा था पहले से ही, मैं लगभग 2016 से। 2016 में मेरी एज होगी 17 साल के आसपास की। तो पढ़ा तो मैं तब से रहा हूँ, लेकिन बैचेस को मैंने पढ़ाना 20 की एज से शुरू किया था। तो उस टाइम पे जब मैं 16 से पढ़ा रहा था तो थोड़ी मोड़ी हमारी इनकम आती थी। अच्छी इनकम मेरी 20 के बाद से आना शुरू हुई जब मैंने बैचेस को पढ़ाया। अब आपका क्वेश्चन क्या था एक बार? कोर्सेज की आप मतलब कुछ और भी बीकॉम वगैरह कर रहे थे तो फॉर योरसेल्फ? मैं एग्जैक्टली मैं इवन आज भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने पढ़ाते टाइम हमेशा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी है। मैं उस टाइम पर अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था। ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं सीएस का कोर्स कर रहा था, कंपनी सेक्रेटरी। बट उसको मैंने बीच में छोड़ दिया बिकॉज जब मुझे मौका मिला कोचिंग में पढ़ाने का और इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट था, तो मैं उसमें इतना घुस गया कि फिर सीएस मेरी छूटी गई और मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट मैंने ग्रेजुएशन करी, मैंने मास्टर्स करी, मैंने बीएड करी और फिलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूँ। Okay, so it is going to be completed or what is the stage of your अभी PhD? पीएचडी मेरी चल रही है। मैं भी उसमें हूँ, थीसिस पे हूँ मैं। थीसिस लिखनी है मेरे को। उसके बाद फिर इंटरव्यू वगैरह होगा एंड देन मेरे को डिग्री मिल जाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे को याद है व्हेन आई वाज इन 12th तो कोविड का टाइम था जी। तो कोविड के टाइम पे तो मतलब जब तक आपका सिर्फ ऑफलाइन सेटअप था, हाँ, तो कोविड के टाइम के बाद हाउ डिड यू प्लान टू स्टार्ट यूट्यूब जर्नी एंड यू आल्सो स्टार्टेड टू टीच बीकॉम का भी मतलब जो भी ये व्यूअर्स हैं, इफ यू हैव एवर had economics in your sem 1 to sem 6 you would have definitely referred to his videos। जब भी मेरा कॉलेज SRCC है तो जब भी मैं जाती थी in my class everyone would be revising from your notes and मेट्रो में भी सब आपके वीडियोस देखते रहते थे एक दिन पहले and I would feel very proud of it। तो आपने YouTube कैसे स्टार्ट करा and what challenges did you face in COVID time and how did you manage it? यूट्यूब की जर्नी मेरी स्टार्ट तो काफी पहले से हो गई थी। 2016। 2016 में मैं यूट्यूब पे आ चुका था।
और यूट्यूब पे मैंने सबसे पहली एक डाली थी वीडियो जिसमें मैंने वोडाफोन कंपनी की एक केस स्टडी समझाई थी, ओके क्योंकि मैंने अपने टीचर से पढ़ी थी, मैंने उसके बारे में यूट्यूब पे देखा तो मुझे कहीं नहीं मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उसको जो है डालता हूँ। ओके फिर मैंने यूट्यूब पे धीरे धीरे वीडियोस, थोड़ी केस स्टडी डाली, इंग्लिश की डाली मैंने वीडियोस, इकोनॉमिक्स की डाली, लेकिन फुल तरीके से यूट्यूब पे मैं कोविड में ही आया, जब 11-12 के बच्चों को पढ़ाना हुआ मेरे को ऑनलाइन, राइट और उसके बाद फिर मैं आया ग्रेजुएशन को पढ़ाने। अब ग्रेजुएशन को पढ़ाने में इसलिए आया बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर मैंने कुछ चीज पढ़ रखी है हाई लेवल की, तो मैं केवल 11-12 तक ही सीमित क्यों रहूं। मेक सेंस। अगर मुझे हाई लेवल की इकोनॉमिक्स आती है, मुझे बैचलर्स की आती है, मास्टर्स की आती है, तो मैं वो पढ़ाऊंगा। तो मैंने यूट्यूब पे फिर बैचलर्स की फ्री कोर्सेज शुरू कर दिए, और 2-3 साल तक मैंने सारे के सारे कोर्स यूट्यूब पे कराए बैचलर्स के, और उसी की वजह से बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े, कनेक्ट हुए, और आज 100 के मेरे कवर अप हो चुके हैं। सो हाउ डू यू फील आफ्टर, आपने बताया कि आप 2-3 बजे तक रात तक वीडियो बनाते हाँ थे, जी। कंटेंट बनाते थे, एंड नाउ दैट इट इज गिविंग यू सम रिजल्ट्स, तो आपको कैसा लग रहा है? एंड व्हाट मैसेज और व्हाट मतलब आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे इस कंसिस्टेंसी के पीछे? कंसिस्टेंसी के पीछे देखो ये है कि आप ना जो काम कर रहे हो, अगर आपको उस काम से प्यार है, राइट, तो आप बिना किसी रिजल्ट के भी उसे करते जाओगे, ओके, क्योंकि मुझे उसे करने में मजा आ रहा है। रिजल्ट मिले या ना मिले, मुझे मजा आ रहा है तो मैं करूंगा, और आप यकीन मानो आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने यूट्यूब पे डाली वीडियोस, शुरुआत में मेरे व्यूज नहीं आए, जब मैंने ग्रेजुएशन की फर्स्ट डाली वीडियो, तो ग्रेजुएशन की ऑडियंस बहुत ही कम थी मेरे पास, बिकॉज मेरे पास सारे 11-12 वाले बच्चे थे। लेकिन जब उन पर व्यूज आना शुरू हुए, और सबसे मेन बात, आपकी जो मोटिवेशन है ना, वो व्यूज भी नहीं होती, वो जो कमेंट्स होती है ना, राइट, उसमें जो लिखा होता है, सर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, राइट, आई एम फ्रॉम नेपाल, कि हमें आपकी वीडियोस काफी पसंद है। अभी क्या हुआ, युद्ध युद्ध चल रहा था जब इंडिया पाकिस्तान का, तो मैंने डाली वीडियो वगैरह, ओके, तो पाकिस्तान के एक बच्चे ने कमेंट किया, सर युद्ध हो रहा है, आप ना पाकिस्तान आ जाओ, हमें आपकी नीड ज्यादा है। ओके, तो ये जो लोगों ने बोलते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, तो ये बहुत ज्यादा होता है हमारे लिए मोटिवेटेड, और यही हमको रखता है मोटिवेटेड, और हम इसी के थ्रू वीडियोस आगे बनाते हैं। बाकी देखो, रिजल्ट आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। परफेक्शन से ज्यादा ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। राइट, आप ये सोचो मेरी एक वीडियो परफेक्ट बन जाए, मैं तभी अपलोड करूंगा, तो वो नहीं। आप डेली बेस पर अपलोड करते रहो, आपकी ऑडियंस अपने आप बनती चली जाएगी। तो कंसिस्टेंसी ज्यादा होनी चाहिए परफेक्शन से, मेरे अकॉर्डिंग। ओके। सो जो आपका चैनल है, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के स्टूडेंट ने कमेंट करा कि जी। आप पाकिस्तान आ जाओ, तो इट शोज कि आप कितना अटेंशन देते हो वीडियो को, कितना डिटेल में पढ़ाते हो। आई थिंक यू आर डिलीवरिंग समथिंग कि ऐसा कमेंट आया है। तो जो यूट्यूब पे क्या होता है कि जो एजुकेशनल कंटेंट होता है उसमें बहुत कम व्यूज आते हैं, या फिर Exactly. ग्रोथ बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू अ फन और एंटरटेनमेंट चैनल, और आपका जो चैनल है वो स्पेसिफिक टू इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स ओनली। So, what message would you like to give to educational content creators who fear कि educational कि जो चैनल है उस पे कम व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर का ग्रोथ कंपैरेटिवली कम होगा? मैं बस यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपको पता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको ना बनाते जाओ। आज नहीं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स है एजुकेशन वाले, आपने खुद देखा होगा कि उन्होंने स्टार्ट जीरो से किया था, और आज वो बहुत बड़े एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, और बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म उनका बन चुका है। तो यही कहना चाहूंगा, और एडवाइस देखो मैं कुछ नहीं देना चाहूंगा, एडवाइस तो यही है कि बस आप कंसिस्टेंटली वीडियो बनाओ, अपना कंटेंट अच्छा रखो, ट्राई करो कि वीडियो बहुत लेंथी ना हो, और अगर आपकी वीडियो लेंथी हो रही है तो उसमें कुछ और फन फैक्ट्स डालो कि बच्चा आपसे जुड़ा रहे। अगर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और आप बिल्कुल पढ़ा रहे हो, बोरिंग हो गए, तो बच्चा ना मतलब पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो थोड़े फन फैक्ट्स होना बहुत जरूरी है, और वीडियो शॉर्ट रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरी थोड़ी जो वीडियोस थी वो लेंथी रहती थी, राइट, लेकिन बच्चों को रोकने के लिए मैं उसमें बीच में फन फैक्ट्स डालता था कि बच्चा रुका रहे। थोड़ी देसी लैंग्वेज में पढ़ाना, या थोड़ी गांव की लैंग्वेज में पढ़ाना, थोड़े जोक्स क्रैक करना, लेकिन सब कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ बेफालतू की आम बातें नहीं करता था। ओके। सो करंटली जो आपके कोर्सेज हैं वो 11th के हैं, 12th के हैं, एंड यू आर टीचिंग एसएससी आल्सो। यस।
राइट नाउ मैं एसएससी इंग्लिश और मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो कभी आपके ऐसे मन नहीं करा कि जो ये आप डीओ का कोर्स फ्री में आपने यूट्यूब पे डाला हुआ है कि आप उसको मोनेटाइज कर दो या कुछ बैच लॉन्च कर दो? नहीं, एक्चुअली मेरे को मोनेटाइज करने का मन कभी इसलिए नहीं करा। हम्म इसके दो रीजन है। हम्म एक तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास सच में इनकम नहीं है पढ़ने के लिए, और दूसरा मुझे पैसों के पीछे इतना भागना पसंद नहीं। राइट। मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझसे जुड़े, हम्म मैं एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊँ हम्म और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स में अपना नाम कमा पाऊँ। हम्म अगर मैं उस चीज़ को पेड कर दूंगा तो शायद मैं इतना नाम नहीं कमा पाऊंगा और अब मैं इतने लोगों तक पहुंच नहीं पाऊंगा। राइट तो मैं इकोनॉमिक्स को काफ़ी इजी वे में लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, राइट। और उसका एक ही तरीका है फ्री में उनको वो Content कंटेंट देना। प्रोवाइड करवाना। ओके, सो आपने बताया कि आप पीएचडी परस्यू कर रहे हो, हाँ जी। ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, थीसिस पे है। तो अगर एक स्टूडेंट, जैसे आपको इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स में, जी। अगर किसी 12th क्लास के स्टूडेंट को आफ्टर 12th इकोनॉमिक्स में कुछ परस्यू करना है स्पेसिफिक टू इकोनॉमिक्स, तो हाउ शुड ही और शी गो अबाउट इट? बहुत सारे स्कोप है, इवन इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है। हम्म आज की डेट में इकोनॉमिक्स अगर आप अच्छे से करते हो हम्म तो आप बहुत अच्छा पैसा उसमें अर्न कर सकते हो। हम्म जैसे कि मैं कुछ कोर्स के बारे में बताऊं, आरबीआई ग्रेड भी आपने सुना होगा। राइट। तो अगर आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी है हम्म तो आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए ट्राई कर सकते हो। हम्म उसमें इकोनॉमिक्स आती है, हम्म अकाउंट्स और फाइनेंस भी आता है, बट हम्म इकोनॉमिक्स का उसमें थोड़ा पोर्शन ज़्यादा होता है, हम्म उसमें काफ़ी अच्छा पैसा है। हम्म ठीक है। इसके अलावा एक कोर्स सुना होगा आपने, एक्चुअल साइंस करके। राइट। उसमें आपकी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स होना अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, हम्म बट वो भी इकोनॉमिक्स का एक पोर्शन आता है, हम्म तो वो काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स है। नेट जेआरएफ, आप इकोनॉमिक्स से अगर आप नेट का एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो आप कॉलेज में प्रोफेसर के लिए लग सकते हो। इसके अलावा आईएएस, सॉरी यूपीएससी में भी हमारा एक होता है आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। तो आप इंडिया में एक इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, आप आईएसआई में काम कर सकते हो, आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स के स्कोप है, एंड इकोनॉमिक्स ना बहुत बड़ी चीज़ है। राइट। आप उसमें जाओगे तो, और अच्छे से जाओगे तो आप उसमें बहुत सारा सीख सकते हो, बहुत स्कोप है, बहुत सारा पैसा आप उससे अर्न कर सकते हो। ओके, सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स कि अब आप, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? मेरा फ्यूचर प्लान देखो यही है, बस फिलहाल मेरी चल रही है पीएचडी, हम्म और मेरी पीएचडी खत्म होने वाली है। अभी मैं अपनी थीसिस पे हूँ। हम्म जैसी वो कंप्लीट हो जाएगी तो हम्म मैं देखता हूँ उसके आगे मुझे क्या करना है। हम्म बट फिलहाल हाँ, फ्यूचर प्लान ये तो मेन है कि मुझे बच्चे ही पढ़ाने हैं, ओके कि आगे तक भी मैं बच्चे ही पढ़ाऊंगा, फिर चाहे कैसे ही पढ़ाऊं, रहना मुझे एज अ टीचर ही है। okay, so if you go back in your life from like 11th 12th, so any advice which you would like to give a younger Pratham? एडवाइस बस ये देना चाहूंगा हम्म कि 11th 12th में ना हमारा दिमाग बहुत भटका हुआ होता है। हम्म हम ये कर ले, हम वो कर ले, हम्म बहुत भटका हुआ होता है। हम्म और लिटरली मेरा दिमाग भटका हुआ था। ओके मैं ये नहीं बोलूंगा मैं क्लास का टॉपर था, हम्म मैं एक एवरेज बच्चा था, ओके या ये बोल मान लो मैं बैक बेंचर था। हम्म दिमाग सबका भटकता है, बस आपको अपने दिमाग को नहीं भटकाना है। ओके जो टीचर्स आपको पढ़ा, और इवन चलो उस टाइम पे फिर भी कम होता था, बिकॉज हमारे टाइम पे तो इतने मोबाइल फोन भी नहीं थे, हाँ, सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था। अब ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। अब डिस्ट्रक्शन ज्यादा है। अब ऑनलाइन के नाम पे हर बच्चे पे मोबाइल फोन है। राइट। किस लिए? बिकॉज मुझे जो है पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो मोबाइल फोन उनका दिमाग बहुत भटका रहा है। राइट। तो एडवाइस मैं यंगर प्रथम को ये देना चाहूंगा कि उस टाइम पे जो मैं भटका था, अगर मैं ना भटका होता तो शायद मेरे 12th में और अच्छे मार्क्स आते और मैं और अच्छा कर पाता। हाँ, सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से दैट कि जो हमारा 11th 12th का फेज होता है वो हमारे करियर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इम्पोर्टेंट होता है। इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू आवर Exactly. फ्यूचर 10 years, तो हमें उसमें बहुत ध्यान से उसे, मतलब प्रिकॉशन से करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ओके। एंड सिंस यू टीच 11th 12th का इकोनॉमिक्स, तो हाउ डू यू सजेस्ट अ स्टूडेंट की कैसे प्रेप करनी चाहिए बोर्ड्स के लिए 11th 12th में इकोनॉमिक्स की? 11th 12th में इकोनॉमिक्स के बोर्ड्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, एक तो सबसे पहले आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। मैं जैसे अपने बच्चों को बताता हूँ कि 4-5 बातें, अगर आप ये 4-5 बातें कवर अप कर लोगे, आपके इकोनॉमिक्स में 95+ मार्क्स आएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपके सारे के सारे कंसेप्ट होने चाहिए क्लियर। उसके बाद पता क्या, सिलेबस तो हर बच्चा करता है, क्योंकि टीचर सारा सिलेबस क्लास में पढ़ा रहा है, उसको बार बार रिवाइज कौन कर रहा है वो डिपेंड करता है। तो कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए,
आपका सिलेबस टाइमली बार बार रिवाइज होना चाहिए। ओके। उसके बाद टेस्ट। हम्म। बहुत से टीचर्स या बच्चे होते हैं, टीचर्स टेस्ट नहीं लेते या हम्म। बच्चे टेस्ट नहीं देते, और एंड में आके बोर्ड के टाइम पे बहुत सारा उनका सिलेबस बढ़ जाता है। तो आप टाइम पे टेस्ट दो, रिवाइज करो, कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, और आप जो है पीवाईक्यूज लगाओ। अगर आप ये 4-5 बातें कर लोगे, और सबसे मेन बात, अपने टीचर पे ट्रस्ट करो। ट्रू। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहा, वो काफी सालों से पढ़ाता है, उसको पता है कि पेपर में क्या आएगा, सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछेगा। बच्चे क्या होते हैं, टीचर के अलावा यहाँ से पढ़ रहे हैं, वहां से पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह से पढ़ते हैं, और उनका दिमाग बहुत मैसअप हो जाता है। अपने टीचर पर ट्रस्ट करना चाहिए कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो इनफ है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पढ़ना। तो 5 बातें मैंने बोली, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, रिवीजन करो, टेस्ट दो, पीवाईक्यूज लगाओ, अपने टीचर पर ट्रस्ट करो। हाँ, तो आई रिमेम्बर कि जब कोविड कैसे थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया था, अब हमें बुलाते थे कोचिंग में और बहुत सारे टेस्ट टेस्ट के लिए। एमसीक्यू लेते थे, बिकॉज वहाँ पे पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहली बार अच्छा है कि आप उसकी प्रैक्टिस हाँ कर जी। लो पहले से। सो यू आर सेइंग कि कंसिस्टेंट रहो और रिवीजन करते रिवीजन रहो करो, एंड मॉक लगाओ मॉक एंड लगाओ, प्रीवियस ईयर प्रीवियस कर लो, लगाओ। क्योंकि जो 12th का सिलेबस आता है वो भी सीयूईटी में आता है। एग्जैक्टली। हाँ, तो उसमें इकोनॉमिक ऑनर्स अगर किसी को करना है तो दैट वुड बी बेनिफिशियल। यस। Okay, so any last message to our audience, to teachers, to students, whoever is watching this? बस मैं बच्चों से और टीचर से, तो देखो सारे मेरे साथ के, सारे मेरे बड़े हैं, तो मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बस बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि देखो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ट्रू। तो आप पढ़ रहे हो, अब वो बड़ी बात नहीं है, आप कितना पढ़ रहे हो वो बड़ी बात है। बिकॉज आज अगर आप एक भी क्लास या एक भी दिन अपना स्किप करते हो ना, तो अगले वो बाकी बच्चे आपसे काफी आगे निकल जाएंगे। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, लगातार पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, और ये नहीं कि बिल्कुल ही पढ़ते रहो, पढ़ो लेकिन फन फैक्ट के साथ पढ़ो, मजे लेके पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो, बिकॉज पढ़ाई के अलावा अगर आगे बढ़ने के लिए आज के डेट में कुछ नहीं है। So basically you are saying to maintain a balance. यस, एक बैलेंस आप बना के चलो अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी स्टडी लाइफ में। ओके ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इनका कोई भी वीडियो देखा है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, एंड ही विल कीप अपलोडिंग वीडियोस ऑन एसएससी इन द फ्यूचर और इकोनॉमिक्स, तो डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल। बाय।